हेलो बच्चों, नमस्कार। आज पढ़ने वाले हैं अपन कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे और अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे। आपका जो अध्याय 1 है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो अध्याय 1 का जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तथा प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सारे उदाहरण हैं उन सबको अपन आज हल करने वाले हैं। तो इसमें अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला है तुम्हारा आधारभूत प्रमेय। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आधारभूत प्रमेय क्या होती है तुम्हारी? आधारभूत प्रमेय बोलती है किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करना। अब इसमें भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और किस प्रकार संख्याएं गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करना होता है। जैसे ये मैंने छोटा सा एक उदाहरण दे रखा है इसमें। जैसे ये 6 है, 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। ये 6 भाज्य संख्या था, इसको मैंने अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित कर दिया। यहाँ पे 2 और 3 अभाज्य संख्या है। और इस प्रकार आगे देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे, इनको निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फुल फॉर्म होते हैं मल्टीपल एंड एलसीएम की, एचसीएफ एंड एलसीएम की। और फिर आगे चैप्टर में है बेसिक कॉन्सेप्ट सारा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के सारे। तो इसमें बता देता हूँ कि आपको भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग और उनका खुद का, उनका सेम का भाग चला जाए। एक का चला जाएगा, उनका सेम का भाग चला जाएगा, वो संख्याएं। और उनका एक, देखो भाज्य संख्या में एक का जाएगा, उनका सेम का जाएगा, और किसी और संख्या का जाएगा, किसी और का भी, तो वो भाज्य कहलाती। अभाज्य संख्या सिर्फ उनमें उनका भाग जाएगा, एक का जाएगा और उनका सेम का जाएगा। सेम का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, है ना। तो वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं तुमको उदाहरण बताऊं, यहाँ पे 4 है, 4 में देखो एक का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का खुद जा रहा है और 2 का जा रहा है यहाँ पे, तो ये भाज्य है। ऐसे ही इसमें देखा जाए कि 3 है, 3 में एक का जा रहा है, एक 3 में एक का जाएगा और 3 का जाएगा, मतलब 1 का जा रहा है और सेम का जा रहा है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होती है। कोशिश करता हूँ कि ये तुमको समझ में। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, तो 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करना। तो इस 8 को मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ। ये मैंने जितनी भी लिखी है ये सारी 2 अभाज्य संख्या है। तो मैंने ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर दिया। ये सारी अभाज्य संख्या है, इनको मैंने गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर दिया। तो इसको आगे और भी डिटेल में देखेंगे, तो आप बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट से। इसका मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इनको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। आप सभी के पास गणित की किताब होनी चाहिए, आप उस गणित की किताब को खोलिए। इसमें आप और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी भूमिका वगैरह पढ़ सकते हो। तो इसमें अपन आते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। आपके पास किताब होगी, किताब खोलिए पेज नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 1 है, तो उदाहरण नंबर 1 को मैं बताता हूँ थोड़ा। वैसे पहला आपको लगेगा, बाकी और सवाल इसके अलावा ऐसे है नहीं है। तो उदाहरण नंबर 1 मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि बोल क्या रहा है। संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो ये बोल रहा है, इसको अपन हल करेंगे। तो आपको लिखना है उदाहरण नंबर 1 हल। समझते चलना है अभी आपको। उदाहरण नंबर 1 हल। देखो वो बोलना है कि 4 की घात n, 4 की घात n शून्य पर तब समाप्त होगा। वो बोला है कि 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो, ऐसा n का मान बताइए कि ऐसा n का मान क्या रखें कि ये 4 की घात n रखें और शून्य पर समाप्त हो।
तो देखो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब 5 गुणित 2 आता है, क्योंकि तभी तो 5 दूनी 10, तभी तो शून्य बनती है। तो जो 4 है उसके अभाज्य गुणनखंड में, जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 और 2 आने चाहिए, तो ये शून्य पर समाप्त होगी। तो अपन देखते हैं इसके गुणनखंड में क्या होती है। तो इसमें लिख लेंगे 4 की घात n, 4 की घात n शून्य पर तब 4 की घात n शून्य पर तब समाप्त होगी, जब, कब समाप्त होगी, जब 4 की घात n, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड संख्या में 2 गुणित 5 होना चाहिए। देखो आप समझ गए होंगे कि 2 गुणित 5 क्यों, क्योंकि 2 गुणित 5 होते हैं वहीं पे ही अंतिम अंक 0 आता है। तो ये अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में होते हैं तो 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, नहीं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो देखते हैं, जबकि थोड़ा लिखेंगे, जबकि 4 की घात n के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित घात n, तो इसमें देखेंगे कि 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं। इसमें देखो, इसमें क्योंकि 2 से ही काम चल गया तो यहाँ लिख देंगे 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 ही है, 5 ही नहीं है, 5 होता तो ये तो शून्य में नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 2 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो लिखेंगे। अतः n नहीं है, जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। यही आपका आंसर है। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। वैसे ऐसा एक उदाहरण में है, एक प्रश्नावली में दे रखा सवाल, तो इसको नोट कर लिए। इसके अलावा इसमें लिखना अधिक है, वैसे सवाल में इतना है कुछ नहीं खास, और आप इसको नोट करके आगे के सवाल देखते हैं। आप नोट कर लो थोड़ा। नोट कर लिया होगा। देखते हैं उदाहरण नंबर 2। देखो मैं उदाहरण नंबर 2 आपको बता देता हूँ कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, तो वो इतना कुछ है नहीं। तो बोल रहे हैं कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अपन को संख्या 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। बाकी देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ कि उदाहरण नंबर 2 बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना है। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। इससे आपको करना है हल दी गई संख्या है। सबसे पहले तो दी गई संख्या, अपन को संख्या क्या क्या दी है, दी गई संख्या है 6 और 20 है। इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनको 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर देंगे। तो 6 को कैसे करेंगे, ऐसे 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणित 3। देखो सिंपल, यहाँ पे 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित हो चुकी है, तो 6 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। इसी प्रकार में 20 है, तो 20 को लिख सकता हूँ। अब 20 को क्या लिखना है, वैसे लिख सकते हैं इसको क्या, 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 5 20 ये है। लेकिन ये कैसे आए, ये क्यों लिख रहा है, तो इसके लिए अपन इसका गुणनखंड कर देते हैं। 20 लिखेंगे ऐसे, कोई भी संख्या, कोई किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे करते हैं। तो सिंपल 20 से 2 से चला जाएगा, 10 आएगा, 2 से 10 में 5, और 5 एक अभाज्य संख्या तो 5 से जाएगा, ये आ गया 2 2 5। इस प्रकार कर दिया। अब होता है एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखो आपको बता दूं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। देखो सुनना, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में, इन दोनों से मतलब जिनका एचसीएफ निकालते हैं उनमें भाग चला जाए। संख्या कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 का भाग 20 में भी जा रहा है, चलो ये है। इससे बड़ी क्या है, 3 है। 3 का भाग 6 में जा रहा है, लेकिन 3 का भाग 20 में नहीं जा रहा, तो अपन कहाँ यहीं पे रुक जाएंगे। बड़ी से बड़ी यही होगी, क्योंकि 2 का भाग 20 में भी जा रहा है, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए। छोटी तो है 1 है, 1 का 6 में भी जा रहा है, 1 का 20 में भी जा रहा है, तो 1 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी क्या है, ये 2 2 है ना, तो 2 है, मतलब यहाँ से 2 यहाँ से 2। जिसका जैसे दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, मानकर कि जो दोनों में कॉमन आए वो ही अपना क्या होती है, हैसियत। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो परिभाषा पकड़ के करेगा वो फायदे में रहेगा। सॉरी, हैसियत कितना होगा अपना, तो ये हैसियत हो गया 2 अपना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हैसियत 2 है। अब आता है एलसीएम। एलसीएम इसका भी फुल फॉर्म नोट करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी परिभाषा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिनका एलसीएम निकालते हैं उनका भाग चला जाए। कि छोटी से छोटी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 6 का भाग भी चला जाए, जिसमें 20 का भाग भी चला जाए। तो इसको निकालने का तरीका है, इन दोनों का एक ग्रुप बना था, तो इनको एक बार लिखेंगे 2, ऊपर से बचा क्या शेष 3 बचा, 3 लिख देंगे। नीचे से क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 बचा। अब इनका गुणा कर देंगे फाइनली, 3 2 6 6 12 12 5 7। ये 60 अपना एचसीएफ आएगा। देखो परिभाषा क्या बोल रही थी, तो क्या है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिनका भी एलसीएम निकालते हैं उनका भाग चला जाए। देखो चेक करते हैं, 60 में 6 का भाग भी जा रहा है, 60 में 20 का भाग भी जा रहा है, और छोटी से छोटी है। इस 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 6 का भाग भी चला जाए और जिसमें 20 का भाग भी चला जाए। 60 ही सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग भी जा रहा है, जिसमें 20 का भाग भी जा रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, एलसीएम। तो इसमें एक पूछा था एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा था। इसमें थोड़ा मैं आगे देख लेता हूँ कि चेक करने की तो नहीं बोला। इसमें इतना ही बोला था, तो आपका उदाहरण नंबर 2 अच्छे से हो गया। बाकी ये उदाहरण आपको समझ में आ गए तो इनसे आगे मिलते जुलते इन्हीं की तरह, क्योंकि उदाहरण देते हैं क्यों, क्योंकि उदाहरण से सीख के अपन सवाल कर सकें। तो ऐसे आपको सवाल भी करने को मिलेंगे जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए उदाहरणों को समझना बहुत जरूरी है, और कई बार उदाहरण कई बार क्या आते हैं पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए उदाहरण आने चाहिए। आपने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 समझ चुके हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 समझते हैं और फिर इसके अपन आगे जो है सवाल देखेंगे अगली वीडियो में। तो मैं आपको उदाहरण नंबर 3 बता देता हूँ। इससे पहले आपको कुछ बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, आप वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लेंगे सारे। अब आपको बताता हूं मैं, उदाहरण नंबर 2 हो चुका है, उदाहरण नंबर 3 आपके पास किताब होगी, किताब में देखेंगे पेज नंबर 6 पर है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 को समझने से पहले मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है उसको अपन उदाहरण से भी समझेंगे।
जैसे अभी जस्ट अपन ने एक सवाल किया था, संख्याएं अपनी क्या थी, संख्याएं अपनी क्या थी 6 और कॉमा 20। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना, ध्यान से समझना, ध्यानपूर्वक समझना। संख्या थी अपनी 6 और 20। इसका अपने का एलसीएम कितना आया था 60 आया था। एचसीएफ कितना आया था 2 आया था। ए आया था। तो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, फॉर्मूला ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, जैसे ये संख्याएं हैं ना, मैं इनको ए और बी मान सकता हूँ। जैसे कैसे, थोड़ा उदाहरण अपन को ये करने के लिए कि जैसे कि मान लो कि ए बराबर 6 कोमा बी बराबर 20 है। ये अपनी दो संख्याएं ए बराबर 6 मान ली और बी बराबर अपन ने 20 मान ली। तो होता है ए गुणित बी। जैसे इसको ए भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो कैसा आता है, बराबर आता है। तो अपन ट्राई कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम आया अपना 60, एचसीएफ आया 2। इधर संख्या क्या है अपनी, ए क्या है 6 और बी क्या है 20। तो इनका गुणा करेंगे, 2 छंगे 12, 0 0 120 आ गया। इधर 6 दूनी 12, 120 आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है 120 बराबर, मतलब अपने जो एलसीएम और एचसीएफ आए थे वो पूरी तरह सही है। तो ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का उपयोग कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो आगे मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपको यदि एलसीएम या एचसीएम में से दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको दे दें और दोनों संख्या दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल पूछो, मान लेते हैं कि आपको क्या दिया है उन्होंने, जैसे आगे ऐसा सवाल दिया, उन्होंने आपको एलसीएम दे दिया 60, उन्होंने आपको इतना इतना दे दिया कि संख्या है ए बराबर 6 और बी बराबर 20 और एलसीएम 60 है। तो वो पूछेंगे कि एचसीएफ क्या ज्ञात करो, एचसीएफ क्या करो, ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत ही जल्दी करते हैं। जो दिया है उसका मान रख दो, एलसीएम कितना दिया है 60 दिया है, इंटू एचसीएफ क्या दिया है ज्ञात करना है। तो एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ लिख देंगे बराबर ए इंटू बी, मतलब 6 इंटू 20। अब अपन को क्या चाहिए एचसीएफ, तो अपन ने जैसा 9th में सीखा था, अपन को एचसीएफ का अकेला करना है। तो इसके इंटू में क्या है 60, एचसीएफ के इंटू में 60 है, तो 60 कहाँ पे गिरेगा, इसके नीचे। एचसीएफ बराबर 6 इंटू 20 बटे 60। इसका गुणा भी कर सकते हैं पहले, लेकिन गुणा क्यों करें, जब अपन को काटना ही है तो लंबा पड़ेगा। 0 से 0 गई और 6 से 6 गई, बड़ा सरल वे में आंसर अपना 2 आ गया। एचसीएफ अपना आंसर 2 आ गया। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आगे इस फॉर्मूले का अपना ऐसा यूज रहेगा, इस फॉर्मूले को आप नॉर्मल कर सकते हो। अच्छा फॉर्मूला है, आगे आपको इसी फॉर्मूले पर कुछ सवाल मिलेंगे करने को। तो उदाहरण नंबर 3 पे पहुंचते हैं। पहले मैं उदाहरण नंबर 3 लिख लेता हूँ कि पूछना क्या जा रहा है, क्या करना है। उदाहरण नंबर 3, आपके पास भी किताब होगी, आप उसमें साथ में पढ़ते चलिए। देखो उदाहरण नंबर 3 बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। वो सिंपल बोल रहे हैं कि इनका एचसीएफ ज्ञात करना है पहले और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। वो बोल रहे हैं कि फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इन्होंने किया है फॉर्मूले वाली मेथड से, तो अपन उसी मेथड से अपन कर देंगे। बिल्कुल, उन्होंने वो मतलब कहने का मतलब ये कि आप सूत्र वाली विधि से करिए, क्योंकि उन्होंने बोला पहले एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो संख्या के लिए मैं आपको उसको सवाल को थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। गुणनखंड विधि द्वारा करना है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, सॉरी अभाज्य भी लिखना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करना है 96 और 404 का, 96 और 404 का आपको करना है एलसीएम, आपको एचसीएफ ज्ञात कीजिए फिर इनका एलसीएम। तो पहले आपको करना है क्या एचसीएफ,
HCF और फिर क्या करना है, LCM करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है, जैसे सवालों में दिया। तो गुणनखंड विधि से पहले HCF कर लेते हैं। तो इसको करने से पहले क्या करते हैं कि जो संख्या होती है उनको आप अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के रूप में गुणनखंडित करते हैं। तो अपन कर लेते हैं, ये सवाल था, अब यहाँ से हल करेंगे। हल बाकी अपन ये ऐसा लिख लेंगे, दी गई संख्याएं। ये लिखने का उद्देश्य है थोड़ा सवाल अच्छा लिखे और बड़ा लिखे। दी गई संख्याएं 96 और 404 है, तो इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर देंगे। जैसे 96 है, इस 96 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो इधर आप करेंगे, इसको गुणनखंडित कर दो। 96 है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखो आपको मैं कुछ विभाज्यता के नियम बताऊंगा, तो उससे आप इनको बहुत जल्दी कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, किसका भाग जाएगा, वो आप पता कर सकते हैं। तो ऐसा अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें बता दूंगा। तो ये 2 से जाएगा और 2 चौके 8, 1 बची 2 8 16 4 है। फिर 2 से जाएगा 2 2 4 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 कम 2 2 2 4, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा और फिर ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, फिर 3 है, तो 96 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, कितनी 5 ही बार है, 1 2 5, 5 बार 2 है, फिर 3 है। और ऐसे ही 404 का कर लेंगे, मैं 404 का कर देता हूँ यहाँ पे। 404 2 से जाएगा, 2 2 4 0 2 2 4 2 कम 2 2 कम 2, ये इतने से जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो 404 को क्या लिख सकते हैं, देखो आप क्या सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे क्लियर। ये निकाल देंगे, आप निकाल सकते हो इसको। तो पहले क्या निकालना है अपन को, HCF। पहले क्या निकालना है, HCF। देखो मैंने बताया कि HCF ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, दोनों में भाग जाना चाहिए। देखो दोनों में भाग जाएगा तो वो संख्या होनी चाहिए तभी भाग जाएगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें एक बार और 2 का भाग जा रहा है, इसमें एक बार और 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का एक बार हो जा रहा है, लेकिन इसमें 2 का एक बार और नहीं जा रहा। तो यहाँ पे अपनी क्या क्या आएंगे, HCF क्या निकालेंगे, HCF। देखो 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 2 आ जाएगा, 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 2 गुणित 2 है ना, बराबर 4। यही अपना क्या आ गया, HCF आ गया। इस प्रकार आप HCF निकाल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, LCM। आप LCM देखो उन्होंने बोला कि सूत्र वाली विधि से निकालने का उनका उद्देश्य था, तो अपन उसी विधि से निकालेंगे। तो मैं इनको निकाल रहा हूँ, ये आपने कर ही लिए होंगे ना। देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ निकाल के बता रहा हूँ सूत्र विधि से। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है LCM लिखते हैं, HCF में 2 से फर्क नहीं पड़ता। LCM गुणित HCF बराबर A गुणित B। A माने जो अपनी दी गई संख्या होती है वो A और B सूत्र होती है। तो LCM अपन को ज्ञात करना है, गुणित HCF अपना कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। 4 बराबर दोनों संख्या क्या है, और भी 96 गुणित 404, ये अपनी संख्या है। अपन को LCM चाहिए, HCF को इस 4 को इधर बढ़ा दो, LCM यहीं पे रहेगा, बराबर 96 इंटू 400, 4/4। देखो कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर 4 का भाग देते हैं, तो वो कटिंग पड़ सकता है, इसलिए पहले गुणा ना करें अगर किसी को भाग देना है तो 4 से 404 को काट देंगे, 4 1 0 1, ये कट जाएगा, तो अपना आ जाएगा 96 इंटू 101। इसको कर देंगे तो 96 का इधर से करेंगे तो 96 और फिर 96, तो 96 अपना क्या आ गया, LCM आ गया। तो इसमें नीचे अच्छे से लिख देंगे, अतः HCF बराबर 4 और LCM 9696 है। यही अपने आंसर है। इस प्रकार उदाहरण नंबर 3 भी हो चुका है, और आज का अपना बचा है उदाहरण नंबर 4 लास्ट है। उदाहरण नंबर 4 क्या है वो अपन देखते हैं।
उदाहरण नंबर 4 वैसे काफी ईजी है, फिर भी अपन कर देते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लो जिसका भी नहीं हुआ है वो, और वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। पहले आप सवालों को समझने का प्रयास किया करो और बाद में नोट कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। पहले पूरा फोकस समझने पे होना चाहिए और आप साथ में समझ के साथ में नोट कर सकते हो, तो अच्छी बात है। जहाँ समझ में आ गया तो नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उदाहरण नंबर 4 है आपका, आपके पास बुक में है, आप भी बुक में पढ़िए एक बार उदाहरण नंबर 4 को। उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। कुछ नहीं, इसमें हर बार अपन को 2 संख्या देते थे, इस बार उन्होंने 3 संख्या दिए। 3 संख्याओं का अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। मार्कर में इंक था तो वही इंक डाल लेता हूँ। अच्छा, दूसरा मार्कर मिल गया है। तो सबसे पहले करते हैं अपन सबसे पहले लिखते हैं हल। दी गई संख्याएं, दी गई संख्या, आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे साथ में समझ के करते भी चल सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, नहीं तो पहले समझ लीजिए। दी गई संख्याएं क्या क्या है अपनी? 6, 72 और 120 ये अपनी संख्या है। तो इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 3। 72 के लिए मैं गुणनखंड करूंगा और 120 के लिए मैं गुणनखंड करूंगा। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 72 के लिए, 72 के लिए लास्ट में 2 है, 2 से चला जाएगा 36, 2 से कर रहा है मतलब आधा आधा करता चला, 18, 9 जाएगा 3 से और 3 एकम 3। तो 72 को मैं लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार 2 है और 3 गुणित 3। इसी प्रकार 120 का भी कर लेंगे, 2 से ही जाएगा 60 हो जाएगा 120 का आधा, 30 हो जाएगा 60 का आधा, 15 हो जाएगा और ये 3 से जाएगा और ये 5 से चला जाएगा। क्या जाएगा? 120 को लिख सकते हैं आप 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इस प्रकार आप 120 को लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो थोड़े बड़े पहले के कुछ सवालों में देखा था, उनसे थोड़ा यकीन है और थोड़े बड़े हैं, तो इनमें कुछ चेंज होगा। आपने इधर का ये देख लिया होगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर जो 6 के गुणनखंड है उनको अपन ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुणित 3। कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3, 2 कितनी बार है? 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 3 कितनी बार है? 2 बार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की घात 2। आप जानते हैं जितनी घात चढ़ी है उसको उतनी बार गुणा करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स चल रहा है। इसके बाद 1 2 3, तो 2 की घात कितनी है? 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणित 3 गुणित 5, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालते हैं। मैं आपको बताऊं हैसियत क्या होता है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 6, 72, 120 में भाग चला जाए। तो कैसे निकालते हैं वो अपन बाद में चेक भी कर सकते हैं। देखो अपन को लिखनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 की यहाँ पे सॉरी 2 की यहाँ पे सबसे छोटी घात होगी वही लिखेंगे। तो सबसे छोटी 2 की घात क्या है? यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1, 2 गुणित हो जाएगा गुणित यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात कहाँ पे है? यहाँ पे 3 की घात सबसे छोटी क्या है? 1 1, तो 3 की घात 1 मतलब 3, 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना हो जाएगा अपना? 6 आंसर, ये अपना एचसीएफ हो गया। तो इसके बाद क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में यहाँ पे निकाल देता हूँ एलसीएम।
एलसीएम का होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6 का 72 का 120 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी देखी थी छोटी से छोटी घात, अब देखेंगे बड़ी से बड़ी घात। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, दो की बड़ी से बड़ी घात है 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिखेंगे गुणित, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। 3 की बड़ी से बड़ी घात क्या है, 3 की घात 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो एलसीएम में सारी संख्या लिखते हैं जो चाहे एक जगह हो। तो बचा क्या, 5, तो 5 पे लिख देंगे। इसको कर देंगे 2 दूनी 4, सॉरी इसको जैसे करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको कर देंगे 3 इंटू 3, इसको कर देंगे 5। तो इसको मैं किस स्टेटमेंट करता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 3 3 9 इंटू 5, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। इसको कर देंगे ऐसा अपन तो 45 इंटू 8। अब इस तरह से कर देंगे 8 पंजे 44, 4 8 32, 32 और 4 36, 360। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः HCF, HCF कितना आया 6 और LCM 360 है आंसर। आज की वीडियो में हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट तथा उसके जो भी उदाहरण दिए थे, 3 से 4 उदाहरण थे, चारों उदाहरणों को बड़े अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 सारी हल करेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके अपन सारी प्रश्नावली को हल करेंगे। इस प्रकार आप जुड़ सकते हो। जैसे इसके बाद प्रश्नावली 1.1 है, तो इनमें आप खुद कर भी कर सकते हो। जैसे जो उदाहरण किए उसी कॉन्सेप्ट से आप प्रश्नावली को हल कर सकते हो। आप कर सकते हो तो आप करना चाहो, नहीं तो अगली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 आगे हल कराई जाएगी। आप इस प्रकार कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।